14 सितंबर 1989 के उस रोज सुबह का वक्त था। श्रीनगर के चिंगराल मोहल्ले के बाहर एक बच्ची रोते हुए खड़ी थी। मकान के बाहर के एक कमरे में टीकालाल कुछ काम निपटा रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहीं दूर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। कदम रुक गए। फिर कुछ सेकंड बाद टीकालाल कमरे से बाहर निकले और आहते से होते हुए घर के दरवाजे पर पहुंचे। पास खड़ी बच्ची को रोता हुआ देखकर टीकालाल ने पूछा, ये रो क्यों रही है? बच्ची की मां ने कहा कि स्कूल में जलसा होना है और इसे पैसे चाहिए, पर पैसे हैं नहीं। टीकालाल टपलू ने जेब में हाथ डाला और 5 रुपए बच्ची के हाथ में रखकर उसका सिर सहला दिया। बच्ची शांत हुई थी कि सामने से कुछ हमलावर टीकालाल के करीब पहुंचे, बंदूक निकाली और जब तक कुछ समझ में आता गोली चला दी। टीकालाल टपलू की इस हत्या के रोज कश्मीर से पंडितों के पलायन की कहानी की एक ऐसी शुरुआत हुई जिसने कालांतर में 70,000 से अधिक परिवारों को विस्थापितों का जीवन जीने को मजबूर किया। पेशे से वकील टीकालाल टपलू जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। 14 सितंबर के उस रोज उनकी हत्या एक ऐसे माहौल में हुई जब कश्मीर में इस्लामिक शासन के नारे लगते थे। इन नारों में कुफ्र के मैदान का जिक्र होता था, निजामे मुस्तफा की बात होती थी, सारा समर्थन पाकिस्तान से था। टपलू उन लोगों में से थे जिनका सारा वक्त कश्मीरी पंडितों की हिमायत में गुजरता था। उनकी हत्या का आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा। यह संगठन वो था जिसकी स्थापना टपलू की हत्या से कुल 1.25 साल पहले 1988 के जुलाई महीने में हुई थी। हत्या का आरोप भले ही मीडिया की खबरों का हिस्सा बना, लेकिन यह सच था कि आरोपी कभी पकड़े नहीं गए। कहानियों में टीकालाल टपलू की हत्या को एक ऐसी घटना के रूप में कहा जाता है जिसके बाद से कश्मीर में पंडितों के पलायन की कहानी शुरू हुई। टीकालाल टपलू की हत्या के कुछ रोज बीते तो कश्मीर के बाजारों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पोस्टर चिपकाए जाने लगे। कश्मीर की कथित आजादी का मूवमेंट कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक ऐसी साजिश बन रहा था जिसका भविष्य दुर्दांत था। मुसलमानियत के नाम पर घाटी में तनावपूर्ण स्थितियां बनने लगी, उन्मादी भाषण दिए जाने लगे, मस्जिदों से नारे लगने लगे। 14 अक्टूबर 1989 के रोज कश्मीर में एक कार्यक्रम हुआ। नारा लगाया गया, यहां चलेगा क्या, निजामे मुस्तफा। आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सभा के उन नारों के बीच कश्मीर का एक नया कल लिखा जा रहा था। कश्मीरी पंडितों की आवाज पर मुसलमानियत की कथित आवाज भारी पड़ रही थी। निशाना हर वो शख्स बनाया जा रहा था जो कश्मीर में आतंकियों की खिलाफत करता था। इस कतार में एक और तारीख जुड़ी। 4 नवंबर 1989 के रोज श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह रोड पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस नीलकंठ गंजू को मौत के घाट उतार दिया गया। गंजू वो शख्स थे जिन्होंने जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। भट्ट पर 1966 के अगस्त महीने में पुलिस इंस्पेक्टर अमीर चंद की हत्या का आरोप था, जिसका फैसला 1968 में जस्टिस गंजू की कोर्ट ने दिया था। टीकालाल टपलू के बाद जस्टिस गंजू भी ऐसे कश्मीरी पंडित बने जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया। जस्टिस गंजू की पत्नी का अपहरण भी हुआ, लेकिन वो लापता होने के बाद कहां गई, आज तक किसी को नहीं पता। नवंबर का महीना नारों के शोर में बीत रहा था। कश्मीर के अखबारों में एक शख्स के लेख जोर पकड़ रहे थे। इस इंसान का नाम प्रेमनाथ भट्ट था, जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के निवासी थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से तालीम लेकर कश्मीर लौटने वाले भट्ट तेज तर्रार वकील थे। 27 दिसंबर 1989 की शाम वो अनंतनाग के दासिम इलाके में अपने घर जा रहे थे। तभी 3 हमलावरों ने उन्हें घेरा। ब्लैक रेंज गन से भट्ट के सिर में गोली मारी। जेकेएलएफ के आतंकी ऐसे चले गए जैसे वहां से किसी ने उन्हें देखा ही ना हो। हाथ में ली बंदूकों के साथ नारा वही था, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
कुछ देर तक तड़पने के बाद प्रेमनाथ भट्ट ने जान गंवा दी। किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि हिदायत थी कि अगर किसी ने मदद की तो जेकेएलएफ के आतंकी उसे मार देंगे। 27 दिसंबर की उस घटना के एक हफ्ते बाद कश्मीर के एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन के हवाले से एक लेख छपा। लेख में लिखा था, कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें। ये बात अखबार में एक दिन नहीं 2 दिन छपी। बंदूकों के पीछे मस्जिदों के लाउडस्पीकर गूंजने लगे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा तक आवाज गूंज रही थी। सबसे ज्यादा ऐलान श्रीनगर में हुए। मस्जिदों से कहा जाने लगा कि कश्मीरी पंडित घर छोड़कर वादी से बाहर चले जाएं, नहीं तो हश्र बुरा होगा। श्रीनगर के रैनावाड़ी से लेकर मायसूमा तक मकानों को फूंका जाने लगा। औरतों के बलात्कार की घटनाएं आम हो गई। घरों में घुसकर लूट होने लगी। हर तरफ नारा लगने लगा, कश्मीर को पाकिस्तान चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बिना। वो घाटी से चले जाएं और अपने घर की औरतों को यहीं छोड़ दें। घाटी में जो हिंसा हो रही थी, किसी का रिकॉर्ड नहीं था। 19 जनवरी 1990 के पलायन के उस रोज तारीख में जो हो रहा था, कश्मीरी पंडितों के परिवार उसे देखकर भय के माहौल में जीने को मजबूर थे। श्रीनगर से तमाम फोन दिल्ली किए जा रहे थे, लेकिन क्या ही मदद मिलती। टीवी पर तकरीर थी, बेनजीर भुट्टो के भाषण थे, मस्जिदों से आवाज आ रही थी, कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ते। मोहल्लों में औरतों के पलायन की घटनाएं, मोहल्लों में औरतों के बलात्कार की घटनाएं, लूट की घटनाएं, मकानों पर होते कब्जों की घटनाएं आम हो गई थी। तमाम घटनाओं के बीच कश्मीर में पंडितों के लिए राहत शिविर बनाए जाने लगे, लेकिन हर रोज सैकड़ों परिवार चेहरों को ढाके घर से निकलते, लारियों में सामान भरते और काफिला श्रीनगर से जम्मू की ओर बढ़ता। पलायन की सबसे बड़ी तारीख 19 जनवरी बनी, जब हजारों कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। आंकड़े कहते हैं कि कश्मीर में 70,000 से अधिक कश्मीरी पंडितों ने वादी को छोड़ा। इन पंडितों को जम्मू से लेकर दिल्ली तक के राहत शिविरों में बसाया गया, लेकिन हालत यह है कि करीब 32 साल का वक्त बीतने के बाद भी तमाम कश्मीरी पंडित आज भी छोटे से कैंपों, कमरों में रहने को मजबूर हैं, जिनके पास कभी कश्मीर में शानदार हवेलियां हुआ करती थी।